हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज लेक्चर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा बहुत रटने वाला भी है साथ में। तो इस टॉपिक में रटने वाली चीज है कि हमें सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। और अब समझने के साथ रटना है तो थोड़ा सा बर्डन तुम लोग का आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ रटना होता तो बर्डन बढ़ता। रटना इसलिए क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स टेलर के और फ्योल के, हमें सारे प्रिंसिपल्स मिला के 14+4 हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे। 18 प्रिंसिपल्स याद, फिर वो टेक्निक्स के सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा रटने वाला पोर्शन हो जाता है। बट देयर इज अ वे टू दिस रट्टाफिकेशन। मैंने एक सोल्यूशन निकाला है तुम लोगों के लिए कि इस रट्टाफिकेशन को आसान बनाया जाता है। चलो साथ साथ समझते हैं, रटते हैं, नोट डाउन कर लेना सारी चीजें। डाउट होगा तो तुम लोग, जब हम लोग केस स्टडीज की लाइव क्लासेस करेंगे और जब हम डाउट क्लियरिंग उसमें होंगे, तब तुम लोग पूछ सकते हो डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स में। शुरू कर लेते हैं जल्दी से क्लासेस। ठीक है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैनेजमेंट वर्सेस प्योर साइंस, क्या अंतर होता है? मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है? क्योंकि जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तुम्हारे सामने पूरा चार्ट आएगा। जब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और साइंस के प्रिंसिपल में अंतर होता है। क्योंकि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं, ऐसा नहीं है कि यही करने से यही होगा जिस तरह साइंस में मिलता है। साइंस हैज सम सेट रूल्स, दो मैनेजमेंट इज नॉट। पर क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड है, सो इंसानों का भी एक साइंस होता है। हमें लेबर से डील करना है, एम्प्लॉय से डील करना है, मैनेजर से डील करना है। सो वर्क एंड पर्सन, इनसे सबसे हम साथ में जब डील करते हैं, तो भी एक प्रकार का, एक टाइप का साइंस बन के सामने आता है। सो ये साइंस क्या है समझते हैं। फर्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली साइंस इज लेस फ्लेक्सिबल, रिजिड इन नेचर। We cannot change law of gravity, we cannot challenge all the laws of science, but this management principles, क्योंकि again it is somehow related with humans, so it is more flexible. ठीक है। next application, they have applied creativity as the ideal, as a deal with uh, अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। इन केस ऑफ इंसान प्रिडिक्टेबल नहीं होते। 130 करोड़ भारतीय अगर है इस देश में, सो अगर हम इस देश के मैनेजमेंट की बात करें तो वी नीड टू गो फॉर 130 करोड़ टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ अलग होता है। नो टू पर्सन्स आर सेम। तो इतने सारे मैनेजमेंट करने पड़ते हैं। दे इन केस ऑफ साइंस अप्लाइड इन स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट मैनर, वो सेट होता है कि ऐसा ही होगा। Next is relation with environment. They have to keep pace with changing environment, as human behavior is never static. It's more of a dynamic thing. And in case of science, it is more of a required to keep change according to the pace of change होता है। डायनामिक साइंस भी होता है, बट इतना नहीं कि पेस के हिसाब से चेंज हो रहा है। सो साइंस इज मोर स्टैटिक। साइंस में स्टैटिक ज्यादा कंटेंट करता है, मैनेजमेंट में कम करता है। द बेसिक रीजन इज इट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर। सबसे बड़ा रीजन तुम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, दो चीजें इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। छोटा सा क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क का। सो इसलिए मैंने दो ही पॉइंट समझाए, दो पॉइंट के हिसाब से तुम्हारा काम बन जाएगा बहुत इजीली। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दे आर सेट गाइडलाइंस, जिसके जिसके ऊपर हम एक्शन लेके प्रैक्टिस करते हैं। सो प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस, क्या करना चाहिए ये बताता है, और कैसे करना चाहिए इज अ टेक्निक। सो दे आर द प्रोसीजर विच इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल। सो क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सो प्रिंसिपल क्या बताता है, कैसे कैसे करोगे, क्या क्या पूरा सिस्टम होगा, और उसका पूरा प्रोसेस। गाइडलाइंस की अगर बात करोगे, सो मैनेजमेंट है जनरल होता है, प्रिंसिपल्स आर जनरल, टेक्निक्स आर स्पेसिफिक। ऐसे भी समझ सकते हो तुम लोग। लिख लेना कहीं पे, प्रिंसिपल जनरल नेचर के होते हैं, ये करते जाओ। उसकी स्टेप्स, उसके प्रोसीजर्स। जब हम इसकी बात करते हैं स्पेसिफिकली, सो दे आर टेक्निक्स। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो प्रिंसिपल मोर फ्लेक्सिबल, टेक्निक्स आर नॉट, क्योंकि टेक्निक सेट होती है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज इन लाइफ। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और वैल्यूज क्या होती है? वैसे तुम्हें नाम समझ में आ जाएगा, लॉजिकली समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होती है, वैल्यूज आर नॉट गाइडलाइंस। तुम्हारी लाइफ में वैल्यूज होंगी, तुम्हें पेरेंट्स वैल्यूज सिखाते होंगे, दे आर नॉट प्रिंसिपल्स कि यार ऐसे ही करना है। वैल्यूज इनबॉर्न अंदर से आती, अंतर समझते हैं। मीनिंग दे आर द गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस। प्रिंसिपल्स, वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। कैसे रहना चाहिए,
जनरल है बहुत ज्यादा। देन प्रिंसिपल्स दे आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन, और वैल्यूज जो है वो लाइफ की कॉमन प्रैक्टिस के साथ इवॉल्व हो जाती। सो वैल्यूज आर मोर कॉमन इन नेचर, प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। nature of principle is they are technical in nature, they are ethical in nature। यही जो अपन ने सबसे पहले बात करी थी, वैल्यूज एथिकल होते हैं, वैल्यूज ह्यूमन के साथ डेवलप होते हैं, वैल्यूज का कोई सेट रूल नहीं है, बट प्रिंसिपल्स का है। प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वैल्यूज आर नॉट। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, derivation of principle। So principle of management derived and developed at two steps, दो steps के बाद develop हुआ। first is observation, second is experimentation। ऐसे समझो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जब हम प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं, हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो हमने बिहेवियर ऑब्जर्व करा, फ्योल ने भी करा, टेलर ने भी करा। दोनों साहबों ने पहले फैक्ट्रीज में जाके सेटअप, क्योंकि पहले फैक्ट्री सेटअप होता था, सो फैक्ट्रीज में जाके, ऑफिस में जाके बिहेवियर ऑब्जर्व करा लोगों का, और उस बिहेवियर के हिसाब से उन्होंने सॉरी उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद अब एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो जो बेस्ट निकल के आता है, दैट इज द प्रिंसिपल। मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल का समझ में आएगा। एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, अभी तुम लोग नहीं पढ़ोगे, मार्केटिंग जब पढ़ोगे आगे जाके क्लास 12 के बाद, तो कंपल्सरीली तुम्हें पढ़ना होगा। डॉग डॉग के बिहेवियर पे एक प्रिंसिपल निकाला, उसको इंसानों से रिलेट नहीं करा। बहुत बहुत बार ऑफेंडेड फील करते हैं कि एक डॉग को बेल बजा के खाना देते थे, बेल बजाते थे खाना देते थे। एक टाइम ऐसा है जब सिर्फ बेल बेल बजाई तो उसके मुंह में लार्वा क्रिएट हुआ। मतलब बेल बजा के जब खाना दे, समझ में आ गया कि दिस पर्टिकुलर टाइम इज द टाइम टू गो फॉर लंच। दिस इज द बिहेवियर। एक बिहेवियरल साइंस होता है। दो लोगों को, दो टीम बनाई, एक टीम, एक फैक्ट्री सेटअप में प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा। तो एक मैनेजमेंट, एक फिलोसोफर आए, थिंकर आए, उन्होंने क्या करा, दो रूम बनाए। एक रूम में उन्होंने कम लाइट, जो नेचुरल लाइट थी वो रखी, जिसपे फैक्ट्री सेटअप काम कर रहा था, और एक रूम में उन्होंने लाइट बढ़ाई, बढ़ा के लाइट रखी। जिस रूम में लाइट बढ़ाई, अचानक देखा कि वहां पे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या था, और एक एक्सपेरिमेंट करा, करा, कम लाइट ज्यादा लाइट, ज्यादा लाइट में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये निकल के आया कि ज्यादा लाइट में ह्यूमंस का काम करने की टेंडेंसी बढ़ती है, कम लाइट में टेंडेंसी कम हो जाती है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट जो होते रहता है। सो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, दो चीजों पे पूरा प्रिंसिपल्स डिराइव हुए हैं। नेक्स्ट, फीचर्स, मैनेजमेंट के फीचर्स। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये मान के चलो। सो यू नीड टू फोकस मोर दिस, मोर ऑन दिस, यू हैव टू फोकस हियर, ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, दैट मीन्स इट इज ऑल परवेसिव, हर जगह है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसी भी टाइप के, ऐसा नहीं होगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ एक स्पेशल टाइप की फैक्ट्री में ही काम करेगा, ऑटोमोबाइल में ही काम, नहीं, इट वर्क्स एवरीवेयर। दो इसका जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था मैनेजमेंट प्रिंसिपल के, स्पेशली द टेलर वन, वो ज्यादा हद तक फैक्ट्री में काम करता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, फ्यूल के प्रिंसिपल्स ज्यादा यूनिवर्सल है, टेलर के प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, नो डाउट, बहुत अच्छे से, बट उनका ज्यादा सेटअप तुम्हें फैक्ट्री सेटअप पे ज्यादा दिखेगा, जहां पे टूल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो टूल्स के हिसाब से वो काम करा था। हालांकि सारे, अगेन, फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज भी यूनिवर्सल। द सेकंड इज इट हैज जनरल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट स्पेसिफिक नहीं, जनरल है। वो ये नहीं बताता काम क्या करना है, कैसे करना है, वो ये बताता है दिस दीज आर द वे, जिससे काम आसान हो जाएगा। जनरल रूल्स को ही प्रिंसिपल कहते हैं, स्पेसिफिक रूल्स को रूल्स कहते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ वेरी जनरल सॉर्ट ऑफ रूल्स की पूरी किताब मान लो। The next is formula, practice and experimentation में, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बाद ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, क्योंकि जनरल है, आप उसे चेंज कर सकते हो। आप जो प्रिंसिपल चाहो वो प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, कुछ को अपने तरीके से भी कर सकते हो। नीड पे प्रिंसिपल्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स है, रूल्स नहीं है। देन मेनली बिहेवियर, ऑब्वियसली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमन से ही डील कर रहे हैं, वर्क से डील नहीं कर रहे हैं, तो सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल नेचर, बिहेवियर के लिए ही काम करते हैं। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कुछ हद तक बिहेवियरल साइंस है, इंसान का बिहेवियर साइंस कहलाता है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर। सो मॉडर्न टाइम्स में साइकोलॉजी साइंस बन गया। तो जब कोई चीज साइंस जैसी होती है, सो बिहेवियर का एक सिंपल सा लॉजिक मैं अभी बताया, बेल वाला एग्जांपल, लाइट वाला एग्जांपल, तो दिस इज एक्सपेरिमेंट। साइंस भी तो ये होता है
यू गो ऑन एक्सपेरिमेंट समथिंग, ये करने से ये होगा, दिस इज साइंस। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस ही बताता है। सो मैनेजमेंट क्या बताता है कि भैया ये करने से, ये कॉज करने से इसका ये इफेक्ट होगा, ये करने से ये इफेक्ट होगा, दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज। द लास्ट इज कंटेंजेंट। कंटेंजेंट मतलब, क्योंकि बिहेवियरल है, ह्यूमन बिहेवियर है, बताना 130 करोड़ लोग, सो 130 करोड़ बिहेवियर। सो कंटिजेंट इज सडन चेंजेस होते हैं। सो कंटिजेंट नेचर मतलब हमें बहुत ज्यादा डायनामिक रहना पड़ता है, जितने ही ज्यादा बिहेवियरल चेंजेस होंगे उतने ही ज्यादा हमें मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना होगा। सो कंटिजेंट इज अचानक आने वाली चीजों से डील करना इज कंटिजेंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें अचानक से आने वाली चीजों में डील करना पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होप ये चीज समझ में आ गई होगी, तुम लोग नोट डाउन भी कर लोगे, ठीक है, सारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देन अच्छा, सारे फीचर्स लिखने की जरूरत नहीं, तुमसे कोई 6 फीचर पूछेगा तो शुरू के 3 3 6 मिला के जो तुम्हें 6 अच्छे लगते हैं वो लिख लेना, ठीक है। चलो, देन इंपॉर्टेंस, सो प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। मैनेजमेंट जो कर रहा है, मैनेजर्स उनको रियलिटी चेक हो जाता है, ऐसे मान लो विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक एक इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है कि काम क्या कराना है। इफ यू हैव 14 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा यार, ये काम होना चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। सो व्हेन यू हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉर वर्क, नॉट इन लाइफ, लाइफ में भी होने चाहिए वैसे प्रिंसिपल ऑफ वर्क होगा तो तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन बनता है, दिस इंप्रूव्स। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब सोचो, जब कोई चीज स्टैंडर्ड सेट होगी तो सारी अब अच्छी चीजें निकल के ही सामने आएगी, है ना। अब वो अच्छी चीजें क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली तुम्हारा लेबर, तुम्हारा मशीन, तुम्हारी कॉस्टिंग सब कम होती जाती है व्हेन यू हैव सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे लाइफ को हटा के बिजनेस समझ लेना, ठीक है, प्रोडक्शन एरिया समझ लेना। देन साइंटिफिक डिसीजन, प्रिंसिपल्स के साथ जितने प्रिंसिपल्स, अच्छा ये सब और समझ में आ गया जब हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे। तुम्हारे डिसीजन साइंटिफिक होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे फटीग स्टडी, कि यार किसी को आपको रेस्ट देना जरूरी है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। किसी को अगर 8 घंटे काम करवाने हो तो क्या ना उसको 4 घंटे प्लस आधे घंटे का रेस्ट, तो फिर 4 घंटे काम कराओ, जो 8 की जगह 8.5 घंटे रहेगा ऑफिस में। But this will improve. Ultimately, the net working hour is 8 hours, but this will improve the efficiency of the workers up to a limit. वो efficiency बढ़ा देगा। Now, this is scientific decision. आपने साइंस के साथ डिसीजन लिया, हाँ यार ऐसा होने से ऐसा होता है। देन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट, डायनामिज्म के साथ आप वर्क कर सकते हो। जहां आपको लगता है थिंग्स आर चेंजिंग, यू कैन चेंज योरसेल्फ। कोविड 19 टीचेस यू दिस, सिखाई दिया कोविड 19 ने कि डायनामिज्म होना बहुत जरूरी मैनेजमेंट। तो जिसने अपने आप को मैनेजमेंट के साथ चेंज कर लिया, दोज वाला दे आर लकी पीपल। सो मैनेजमेंट साइंट, अगर आपके पास प्रिंसिपल सेट होंगे तो यू कैन डू दिस। सो डायनामिज्म एग्जाम्पल ले, अच्छा कोविड 19 का एग्जाम्पल डाल सकते हो कहीं पे भी, याद रखना 2020 ईयर के साथ बहुत मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज दीज डेज आर गोइंग थ्रू कोविड 19। बच्चों को केस स्टडीज मिल रही है कोविड 19 की, ठीक है। सो श्रेयांश को मिली थी, श्रेयांश चुनराव अगर, तो बहुत सारे बच्चों को ये केस स्टडीज मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रिंसिपल्स अच्छे होंगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर सकते हो। मतलब आपका अगर ध्यान मैनेजमेंट की तरफ शॉर्ट हो जाएगा, सो यू कैन डेवलप लोगों के, आप साइंटिफिक अप्रोच डेवलप कर सकते हो, आप अपने लेबर को एजुकेशन दे सकते हो, उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हो। तो दिस अपलिफ्टमेंट इन द सोसाइटी इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि चीजें सॉर्ट हो, सो फोकस शिफ्ट होगा। लास्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिलेबस, कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सिलेबस का भी पार्ट बन जाता है। तो मतलब ये चीजें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फैक्ट्री का मैनेजर सीखता है, ये जनरल भी हर कोई सीख सकता है, जैसे हम अभी सीख ही रहे। तो हम जब सीखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी फैक्ट्री सेटअप में ही काम आएगा, ये वहीं जहां पे भी वर्क कल्चर है, चाहे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो, हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्क करता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगेन 6 पॉइंट एटलीस्ट याद करके तुम्हें रट के जाना होगा। रटने वाली बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रटने से, रटना इज नॉट अ गुड पार्ट, पर रटने से एक बर्डन कम हो जाता है, तुम्हें याद रह जाती है चीजें, उसके अंदर का तुम्हें अपने मन से लिखना है।
हर चीज नहीं रटनी वर्ड टू वर्ड, पर कुछ चीजें रटने से ना मेंटली आप रिलैक्स हो जाते हो, हाँ यार ये चीज है इसलिए। द नेक्स्ट, फ्यूल साहब, हेनरी फ्यूल साहब, फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बताया था इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब ये नॉर्मल ऑफिसेज में, हेल्थ सेटअप में, कॉलेज एजुकेशन सेटअप में, फैक्ट्री सेटअप में, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाते हैं। दीज आर नॉट इनटू द फैक्ट्रीज ओनली, साइंटिफिक बहुत जनरल सा मैनेजमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी हर जगह, इनफैक्ट हाउस होल्ड में भी ये वर्क कर जाता है, इतने जनरल से प्रिंसिपल्स दिए थे। 1841 से लेकर 1925 तक ये रहे हैं एनरी फ्यूल साहब। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, कभी देना चाहो तो दे देना अपने एग्जाम्पल्स में, आंसर्स में। ये सब चीजें लिखने से, फैक्ट लिखने से थोड़ा सा आंसर में वेटेज बढ़ जाता है, और कुछ नहीं होता। कोई तुमसे नहीं पूछ रहा है कब पैदा हुए थे, ईयर और उनका बर्थडे कब आता है, नहीं, बट थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। चलो, सो टेल फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिट ऑफ कमांड, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, इंटरेस्ट, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, asperity corps। सारे प्रिंसिपल्स एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, ये सारे प्रिंसिपल्स मैं तुम्हें जनरली पढ़ाता हूँ क्योंकि प्रिंसिपल्स बहुत कॉमन है, मैं तुम्हें समझाऊंगा इनको रटना कैसे। ये ज्यादा बड़ा टास्क है भी तुम लोग के लिए, मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगा। बहुत अच्छी टेक्निक मिली मुझे, तो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ शेयर करी जाए। कई सालों से बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूं मैं, मजा आती है टेक्निक के साथ, बच्चों को बहुत फायदा होता है, इजीली याद हो जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक बर्डन हट जाएगा लाइफ का, तो क्या फर्क पड़ेगा। चलो, so first is division of work. Yes, work need to be divided. Division of work creates specialization. कि आप जब काम को डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है, मल्टीपल टास्क नहीं होते। मैं हर बार हर नया काम कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड इन एनीवन। इफ आई डू अ पर्टिकुलर जॉब पर्टिकुलर टाइम पे, आई गेट स्पेशलाइज। मेरा एक ही काम है भैया। सबसे अच्छा एग्जांपल एनवेलप फोल्ड वाला मैं देता हूँ बच्चों को। घर में कभी शादी हुई हो तो याद होगा, एक एनवेलप फोल्ड करना होता है, उसके अंदर वेडिंग इनविटेशन डालने होते हैं, बहुत बार होता है। अब तो नया सिस्टम आ गया है, पूरा सब पैक वैक होके एकदम पूरा लगा के जिलेटिन लगा के देते हैं। पर कभी अगर करा होगा तो वी गेट स्पेशलाइज, या कोई भी ऐसा काम कि यार हम स्पेशलाइज हो जाते हैं। सो एनवेलप करने वाले में एक का काम होता है सिर्फ एनवेलप बनाना, दूसरा काम होता है एनवेलप डालना, तीसरा काम होता है एनवेलप चिपकाना। सो द वन हु इज पुटिंग कार्ड इन एनवेलप, वो एक दो 10 15 20 कार्ड के बाद ही गेट स्पेशलाइज, वो सेट हो जाता है, वो ट्रेंड हो जाता है। फिर उसको आंख बंद करके बस हैंडल डालना होता है, तो बहुत स्पेशलाइजेशन होता है। तुमने लाइफ में कई बार कई जगह स्पेशलाइजेशन देखा होगा। शेफ को खाना बनाते हुए घर पे, मॉम को खाना बनाते हुए, पापा कुछ काम करते हुए, स्पेशलाइज ना वो कैसे, डिविजन ऑफ वर्क, काम डिवाइड जब हो जाता है। द नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट आगे जाके पूरा एक टॉपिक है, वहां भी पढ़ना है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब है कि अथॉरिटी कहां से कहां फ्लो होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से कहां फ्लो। अथॉरिटी इज जहां टॉप से बॉटम फ्लो होती है, किसी को काम देना, काम देने के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ऐसे समझो किसी को तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करी, तो उसके साथ साथ उसे अथॉरिटी भी देनी होती है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये सिखाता है कि इफ यू आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, उसके साथ साथ अथॉरिटी पीछे पीछे फ्लो होते हुए जाए। अगर नहीं गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की नहीं। किसी को तुमने टास्क दिया और उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं दी है, तो वो वेस्ट है, मशीन नहीं है, वो ह्यूमंस है इसीलिए। द नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। नो नीड टू एक्सप्लेन दिस थॉरो मैनर। डिसिप्लिन इज ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मैनर से काम होना चाहिए, सारे वर्क। अच्छा, यहाँ डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन से ज्यादा डिसिप्लिन ऑफ वर्क है। वर्क नीड टू बी असाइन अ डिसिप्लिन मैनर। द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, एक कमांड एक डायरेक्शन के साथ ही काम होता है। मल्टीपल कमांड एंड मल्टीपल डायरेक्शंस के साथ वर्क नहीं हो पाता, द पर्सन गेट कंफ्यूज। सो कमांड एंड डायरेक्शन मस्ट बी यूनिक, यूनिवर्सल, एक ही होना चाहिए, एक डायरेक्शन में आना चाहिए। देन इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमेशा सेकेंडरी रखा जाएगा ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। दिस इज द रीजन। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा पीछे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर आना चाहिए। रेम्यूनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, नाउ दिस इज मैनेजर की ड्यूटी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेम्यूनरेशन मस्ट बी फेयर। या फेयर का मतलब क्या है, जो अपन लास्ट क्लास में समझा था। फेयर रेम्यूनरेशन मींस, जब हमने तीन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, याद करो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो फेयर का मतलब क्या था, रेम्यूनरेशन का मतलब फेयर रेम्यूनरेशन,
कि यार आप कॉम्पिटिटिव दो। मैं बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम, बहुत कम, बहुत ज्यादा का कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्वांटिफिकेशन से बताएं जितनी बाकी जगह इस काम के लिए, इस टाइप के लेबर के लिए मिलती है, दैट इज फेयर रेम्यूनरेशन। देन सेंट्रलाइजेशन, वर्क जो है, बहुत सारे काम वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, नो डाउट डिवीजन ऑफ वर्क करो, पर कुछ पावर्स नीड टू बी सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइजेशन के साथ ही काम होता है। हर डिसीजन आप हैंड ओवर नहीं कर सकते, कुछ टॉप डिसीजन, स्पेशली जहां पे अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, कुछ चीजें सेंट्रलाइज ही हो तो ही वर्क करती। देन स्केलर चेन, स्केलर चेन ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन का चैनल है, दैट नीड टू बी इन स्केलर फॉर्म, स्केलर चेन, कि यार आपके जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बातें हो रही है, वर्क को देने का तरीका है, आप किसी को काम कम्युनिकेट करते हो, हैंड ओवर करते हो, दैट हैज टू बी स्केलर। लेबर डायरेक्ट बॉस से बात करेगा, ये खराब नहीं है कि कोई बॉस से बात करता है, पर इससे डिले होती है चीज, क्योंकि उसके पास, सपोज एक सीईओ, उसके पास मल्टीपल टास्क, उसको बहुत सारी चीज संभालनी। लेबर के लिए सुपरवाइजर है, फोरमैन को रखा हुआ होता है कि वो लेबर की छोटी छोटी चीजों को डील करे, इनकेस अगर चीजें बड़ी होती तो वो ऊपर जाए। सो इससे डिले चीजें कम होगी, हर बार अगर लेबर बहुत सी बात करेगा तो चीजें डिले होंगी, वो एक ऐसे टास्क में उलझ जाएगा जो बहुत छोटा सा टास्क, छुट्टी चाहिए, आधे दिन की छुट्टी चाहिए, 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, पानी का इशू, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो स्केलर चेन वर्क करती है। नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड इक्विटी, दोनों एक साथ समझ लेते हैं जल्दी से। ऑर्डर इज, ऑर्डर यहाँ पे है कि ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को, काम को इस तरीके से सेट करो कि डिले ना हो। ऑर्डर, ये बहुत अच्छे से साइंटिफिक मैनेजमेंट में समझ में आएगा, जब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि किस तरीके से चीजों को ऑर्डर में सेट करते हैं। तो ऑर्डर में सेट करने से अननेसेसरी डिलेस कम हो जाते हैं। फैक्ट्री सेटअप में बहुत अच्छे से काम करता है ऑफिस, आप फाइल को जमा के रखते हो, ऑर्डर, हर चीज, हर काम, हर इंसान इस तरीके से सेट हो कि वो काम हो जाए। मानो जिसको साइन करना है और जिससे साइन करवाना है, वो अगर आसपास बैठता है तो चीजें बहुत फास्ट होती है। सो एवरीथिंग इज इन, एवरीथिंग हैज टू बी सेट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। इक्विटी, ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास राइट होने चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, ऐसा ना हो कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को चांस ही नहीं। इक्विटी, इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है कि सबको बराबर सैलरी मिल जाए, बराबर सैलरी ना हो, but participative tendency has to be बराबर। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिटी कॉप। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब नाम से ही समझ में आएगा कि लेबर को स्टेबल रखना चाहिए, लेबर को ज्यादा दिनों तक काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि लेबर आज काम कर रहा है, 6 महीने बाद छोड़ देता है। इसको इसलिए माना जाता है कि एक लेबर जो ज्वाइन करता है उसको एटलीस्ट 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड लगते हैं। ये एक मोर ऑफ अ साइंटिफिक वो है, 3 से 6 महीने, जब वो काम को समझता है। मान लो 6 महीने उसने काम करा, काम को समझा, तब तक तो कॉस्ट कंपनी ही बेयर कर रही है, लेबर तो काम सीख रहा है। और जब उसने काम सीखा, अब उसका आउटपुट का, रियल आउटपुट का टाइम आया और उसने कंपनी छोड़ दी, तो हम नया लेबर लेके आएंगे। सबको लगता है अरे लेबर तो नया आ जाएगा, लेबर नया आ जाएगा, सो फिर सिखाने का 6 महीने, इसको तो सिखाई दिया, सो कॉस्ट लगती है। अब ये रिटर्न देता है, ये छोड़ दिया। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना लेबर पुराना होगा उतना कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। देन इनिशिएटिव, कुछ ऐसा जिससे ऑर्गेनाइजेशन का हर लेवल, टॉप, बॉटम एंड मिडिल, इंक्लूडिंग लेबर, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, दे शुड टेक इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऐसा ना हो कि वो हर चीज के लिए डिस्करेज होते रहे, यार हमें क्या करना है, नहीं, दे शुड टेक इनिशिएटिव, क्योंकि हर बार टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इनिशिएटिव नहीं लेता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये हिस्टोरिकली प्रूवन हो चुका है कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए जब सब कोई साथ में काम करते हैं, तभी वो ग्रो करता है। लास्ट इज एस्पिरिटी कॉप्स। एस्पिरिटी कॉप्स सबको पता है इसका मतलब, क्योंकि बहुत दिनों से तुम लोग पढ़ रहे हो। एस्पिरिटी कॉप्स इज, ग्रुप इज एवरीथिंग, इंडिविजुअली यू आर नथिंग। तो जो भी काम करना है वो ग्रुप के साथ करो, ग्रुपिज्म के साथ होना चाहिए। साथ में है, लकड़ी का बंडल वाली स्टोरी बचपन में सबने पढ़ी है, तो अकेले को कोई भी तोड़ देता है, दिस इज एस्पिरिटी कॉप्स। सो स्पिरिट होनी चाहिए टू वर्क टुगेदर इन द कॉपरेशन, कॉपरेशन ऑफ ईच अदर, सबके साथ मिलके काम करना है तो ही करना है, नहीं तो कोई भी तोड़ के चला जाएगा। ये याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। अब रटना कैसा है बॉस, बात तो वहीं आके अटक गई कि सारे प्रिंसिपल्स तो एक बार समझ में आ गए, एक बार, अब नेक्स्ट इज, इतने सारे हम लोग रटने बैठ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं अरे हमने कौन सा पढ़ा था। सो दिस इज द वे, मैंने साथ साथ प्रिंसिपल को अपन अलग डिवाइड कर देते हैं। डैड यूजुअली यूजेस शॉर्ट राइफल। Now, this is the
वे टू लर्न। पिताजी जो है वो जनरली शॉर्ट राइफल यूज करते हैं, बड़ी राइफल यूज नहीं करते। ठीक है। सो डैड यूजुअली यूजेस शॉर्ट राइफल। जल्दी से देखते हैं क्या है। डैड इज DAD, डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। सारे कैपिटल वर्ड्स पे ध्यान देना। डैड, DAD। देन usually is unit of command, unity of direction. Usually uses short. S is for subordination of individual interest to general interest. And last is remuneration. सारे कैपिटल वर्ड पे ध्यान दो। डैड यूजुअली यूजेस शॉर्ट राइफल, बस कैपिटल पे ध्यान देना। देन कंप्यूटर साइंस, वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग। अगेन तुम्हें ध्यान देना है इस पे क्या कहते हैं, कैपिटल वर्ड्स। अच्छा, सच्चाई भी, कंप्यूटर साइंस इजी सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग के लिए, कोर सब्जेक्ट नहीं होता। जल्दी से देखते हैं। कंप्यूटर साइंस में CSO, तीन कैपिटल वर्ड है। C सेंट्रलाइजेशन, S इज स्केलर चेन, O इज ऑर्डर। इजीएस्ट का E इज इक्वल, E से इक्विटी, S से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, I से इनिशिएटिव, E से एस्पिरिटी कॉप। सो कंप्यूटर साइंस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट in engineering. So dad usually uses short rifle and computer science is the easiest subject in engineering. ये दो चीजें तुम लोग पूरा का पूरा याद कर सकते हो। एक बार और दिखाता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है। डैड जो है, पिताजी जो है वो जनरली शॉर्ट राइफल यूज करते हैं, और कंप्यूटर साइंस जो है वो इंजीनियरिंग का इजीएस्ट सब्जेक्ट है। तुम्हें इतनी दो चीजें याद करनी। इजी हो गया, काम आसान हो गया, मजेदार चीज। ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी टाइम, चलो जल्दी से। सो मार्केटिंग मैनेजर ऑफ गुरु कृपा लिमिटेड has set sales target of his sales executive, but he did not give them authority to grant rebate and credit facility to the customer. उसने 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 बोला नहीं यार, दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लो। क्रेडिट फैसिलिटी कितनी देनी, कैसे देनी, रिबेट देना है कि नहीं देना, डिस्काउंट देना है कि देना, ये तुम्हारे हाथ में। सेल्स करना है। अब सेल्स करना है, कुछ कुछ अथॉरिटी तो दो, which are so essential on various occasions. Consecutively, sales executive failed to achieve their targets. Identify the principle of management ignored in this case. तुम लोग समझा सकते हो, जल्दी बताओ कौन सा प्रिंसिपल इग्नोर हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नॉट अथॉरिटी। आपने उसे अथॉरिटी नहीं दी है, आधा ही काम दिया है। नेक्स्ट केस, प्रोडक्शन मैनेजर अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड took a special care of the interest and ability of his subordinates while distributing work among them. He was of the firm opinion that a worker should be given one work and again that he may become expert in it. One day, he took a round of his department and noticed that the worker were not doing their job quickly. उसने काम एक एक इंसान को दिया हुआ है। On inquiry, he learned भाई समझा कि क्या इशू हो रहा है। learned that the workers worked non-stop and that was main cause of their slow speed. He immediately issued an order that during their work hours, the workers will have an interval to take rest. In the above paragraph, कौन सा principle discuss हुआ है? Principle of division of work, कि काम को डिवाइड करना चाहिए, पर डिवीजन ऑफ वर्क विथ सम रेस्ट, ये भी जरूरी है। हालांकि ये वाला केस दो तरीके से आ सकता है, यहाँ पे और फटीग स्टडी, वहां पे भी काम आ जाएगा, दोनों केस हो जाएंगे। ठीक है। देन इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एज मैनी एज 100 लेबर्स। अच्छा, ये मैंने क्यों अभी आधा ही बताया, क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हमने आधा प्रिंसिपल था, ये दोनों जगह यूज होता है, इसमें दोनों प्रिंसिपल्स आएंगे। ठीक है। देन इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एज मैनी एज 100 लेबर्स आर वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 8 specialists have been appointed to look after their work, to issue command to them and to listen to their complaints. They give advice to laborers on different issue relating to work. अब बताओ कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे इग्नोर हुआ है। अलग अलग 8 लोग अपॉइंट करे हैं 100 लेबर के लिए। तुम लोग समझा सकते हो। शैल आई क्लिक, या तुम्हारे दिमाग में आ चुका है? सो इट इज यूनिटी ऑफ कमांड। अलग अलग कमांड दे रहे हैं 8 लोग, लेबर कंफ्यूज हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड इज इग्नोर्ड। लास्ट ये वाला केस मैं तुम लोग के सामने रखता हूं, ओपन रखता हूं, एक बार पढ़ लेना पॉज करके आराम से। बड़ा केस है पर बहुत काम का केस है। ठीक है। कोटिंग द लाइंस, क्योंकि यहाँ लाइन कोट करना है तुम्हें, दो चीजें करना है, लाइन कोट करके बताना है, दो 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट हैव बीन इग्नोरिंग हियर। ठीक है। पढ़ लो पॉज करके, मैं आंसर देता हूं। शैल आई गिव द आंसर? यस, लेट्स स्टार्ट। दिस इज द आंसर। The occasion, on several occasion more officers, यहाँ पे
यूनिटी ऑफ कमांड इग्नोर हुआ है, मैनेजर टू हैड अदर एम्प्लॉयज, इक्विटी इग्नोर हुआ है, कंपनी वॉज नाउ रूल्स कंप्लीटली, डिसिप्लिन इग्नोर हुआ है। ये तीन कोट्स, तीन लाइन के आसपास छोटा सा कोट करना बस, कौन कौन सी प्रिंसिपल्स इग्नोर हुआ है। चलो नाउ लेट्स वर्क ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट? मैंने बताया काफी हद तक फैक्ट्री सेटअप का काम है। Scientific management refers to the scientific, systematic, objective, and logical principle of techniques to various managerial function. It stress uh, that there is one best way to doing a work. मैंने बताया ना वहां पे क्या होता है, you cannot let people decide हर बार कि क्या काम करना है। यहाँ पे क्योंकि लेबर से डील करना है, फैक्ट्रीज है, सो साइंटिफिक प्रिंसिपल बोलता है यार एक ही तरीका अच्छा होता है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट बेस्ट वे और उसके हिसाब से काम करो। हालांकि आइडेंटिफाई हर बार करना पड़ता है, टेक्निक्स यहाँ पे भी है, साइंस यहाँ पे भी है, पर तरीका एक होगा। वो तरीका एक, उसको बार बार हम बहुत ज्यादा डायनामिज्म नहीं होगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल बहुत डायनामिक नहीं है। जिस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फ्यूल ने दिया था, वो जो है टेलर ने जो प्रिंसिपल दिया था, कंपैरेटिवली इज लेस, एफडब्ल्यू टेलर। ठीक है। नाउ फोर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ये बताता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत ज्यादा रूल ऑफ थंब पे नहीं चलता। रूल ऑफ थंब क्या होता है पहले समझो। इट इज अ साइंस, इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मेरी पुराने जमाने में राजा होते थे ना कि यार चलो आज शिकार पे चलते हैं, क्यों नहीं पता, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। सो साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं कि बोल दिया तो बोल दिया चलो करना ही पड़ेगा, इसको फांसी चढ़ा दो, ये बहस कर रहा है, नहीं कि पहले ऐसा होता था। सो यहाँ पे बोला गया साइंस है, एवरीथिंग क्योंकि मैनेजर चाहता है वो हो जाए, नहीं, साइंटिफिकली एवरीथिंग हैज टू बी परफॉर्म। मैनेजर चाहता है कि यार 8 घंटे की ड्यूटी हो बिना रुके, उसकी इच्छा ऐसा करने, इच्छा पे नहीं होता। ठीक है, रूल ऑफ थंब नहीं हो सकता। सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे हार्मनी का मतलब है हारमोनियम से समझ लो, हारमोनी का मतलब है एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ हार्मोनियल वे। हारमोनी समझते हो, म्यूजिक अगर पता होगा तो हारमोनी होती है कि हर कोई एक साथ ही काम करेगा हारमोनी के साथ तो ही वर्क करेगा। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब सारे कॉर्ड एक साथ काम करेंगे तो ही वर्क करेगा, जहां एक भी चीज ऊपर नीचे हो सुर बिगड़ जाएगा पूरी कंपनी का। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। हर ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है, देखा जाता है कि एवरीवन वांट्स टू वर्क इन इंडिविजुअल मैनर, कुछ तो ऐसा हर किसी के अंदर होता है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बताता है कि उसके उसके टेक्निक्स बनाए हुए हैं कि सबको कोऑपरेशन के साथ का, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, एक कहावत होती है कि इफ इंडिविजुअल पर्सन वर्क्स ही विल नॉट मेक एनी चेंजेस, यू नो एनी टाइप ऑफ चेंज, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं ला सकता। सब साथ में, ऐसा नहीं होगा कि यार मैं सोच रही हूँ यार मैं अकेला कर लेता हूँ मेरा भला हो जाए, ना भला होगा ना मैं कर पाऊंगा, उल्टा नुकसान अलग हो जाएगा। मेरा भी सबका भी मेरा भी होगा, सब साथ में करेंगे फायदा होगा सबका भी मेरा भी, यही लॉजिक है। अकेले का फायदा हो ही नहीं सकता। देन सो अकेले नहीं जाना। लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मतलब हर लेबर को उस हद तक डेवलप करो, निचोड़ो नहीं होता, डेवलप करो बाय ट्रेनिंग, बाय एजुकेशन, बाय एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, जिससे उसके स्किल्स बढ़े और वो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ, अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करे। सो फोर प्रिंसिपल: साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individual, and development of laborers workers up to their greatest efficiency. चलो अब टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अलग अलग टेक्निक्स है, बेसिकली चार टेक्निक वर्क करती है। मेंटल रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं आता, उसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन तीन टेक्निक से पूछते हैं: फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, रिवीजन ऑफ वर्क एंड वर्क स्टडी। इस पे करते हैं काम जल्दी से। चलो सो फंक्शनल फोरमैनशिप। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेलर साहब को रियलाइज हुआ कि यार जो फैक्ट्रीज है उसमें फोरमैन होने चाहिए। फोरमैन क्या होता है? द वर्क ऑफ फोरमैन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ वर्क। जो इंजीनियर जैसा ही होता है, फोरमैन इज जो एक्चुअली मशीन के साथ काम करता है, जो सारे लेबर को मशीन चलवाता है, ऐसे मान लो। सो फोरमैन इज जो मशीन का काम, मतलब वो जो फैक्ट्री के अंदर लेबर के जस्ट ऊपर है, सुपरवाइजर नहीं, सुपरवाइजर के नीचे। तो सुपरवाइजर का काम होता है टू कंट्रोल द फोरमैन इन फैक्ट्रीज। ये वो इंसान है जिसको एग्जैक्टली पता है कि काम क्यों नहीं होता, क्यों ऐसा हो रहा है कि लेबर डिले हो रहा है, क्योंकि फोरमैन है, खुद भी काम करता है। सो फंक्शनल फोरमैनशिप इज रिक्वायर्ड। फंक्शनल फोरमैनशिप इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये फंक्शन करता है, यही है
जो काम करेगा। सो फोरमैन इज जो सारे लेबर के ऊपर काम करने वाला एक पर्सन होता है जो सारे लेबर से काम करवाए। सुपरवाइजर का कॉन्सेप्ट हटा के फोरमैन का कॉन्सेप्ट लाए थे टेलर साहब। तब से अब आज की डेट में भी फैक्ट्रीज में फोरमैन होते हैं जो एक्चुअली काम संभालते हैं। द नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन नाम से समझ में आता है कि हर काम का एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड सेट होने से लेबर, फोरमैन, मैनेजर, सुपरवाइजर सबके लिए आसान होता है चेक करना कि काम कितना हो रहा है। एक लेबर को भी पता होगा यार कि मैंने इतना काम करा, मुझे इतना करना चाहिए, या मैंने ज्यादा काम कर दिया, मतलब मुझे इस टाइम पे इससे ज्यादा काम करना कहीं, अच्छा ज्यादा काम करना नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर यहाँ पे मैनेजर को समझ में आएगा कि हमने स्टैंडर्ड गलत चूज करा हुआ है। अगर 10 में से 5 लेबर ज्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है बाकी 5 लेबर कम काम कर रहे हो। सो एक स्टैंडर्ड सेट होने से हमेशा एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, ऐसे मानो। सो लाइन ड्रॉ होगी, चीजें बहुत आसान होगी किसी भी काम करने के लिए। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क कुछ सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है अननेसेसरी हर्डल्स, अननेसेसरी डिले, अननेसेसरी जो बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप अवॉइड कर सको। जैसे एक लेबर है, उसको टूल लेने के लिए बार बार जाना होता है 100 मीटर्स, टूल लेने के लिए, क्योंकि टूल एक जगह रखे हुए हैं। क्यों ना टूल उसके पास रख दिया जाए। तुमने कभी अगर किसी वर्कशॉप में, कार की वर्कशॉप में, किसी भी वर्कशॉप में देखा होगा, सो टूल्स हमेशा लेबर के पास होने चाहिए, इससे डिले बचता है। अगर वो 10 बार टूल लेने के लिए जाएगा तो ये जो डिले हुआ ये सिंप्लीफाई हो सकता था। सो जितनी भी अवॉइडेबल चीजें हैं उन्हें आप अवॉइड कर दो। दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। द नेक्स्ट इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर अलग अलग स्टडीज आई हुई है, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। देखते हैं क्या क्या है। फटीग स्टडी मैंने जैसे पहले बता चुका हूं। फटीग स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज करना चाहिए, अगर एक लेबर काम कर रहा है तो उसका एक टाइम इंटरवल होता है, किस टाइम पे आके वो थक जाएगा, होता है फटीग स्टडी, उसको रेस्ट चाहिए। तो आप टाइम इंटरवल डिसाइड कर लो। आपने 2-2 घंटे के, अगर आपने 2-2 घंटे बाद, अगर आपको 8 घंटे काम कराना है, आपने 2 घंटे बाद 10 मिनट का रेस्ट, फिर 2 घंटे बाद 10 मिनट का रेस्ट अगर आपने डाल दिया, सो वर्क की एफिशिएंसी डबल हो जाती है कई बार। सो दिस इज व्हाट फटीग स्टडीज, कि आपको वर्क की एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, फटीग स्टडी। देन मेथड स्टडी, यू नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल मेथड्स। जैसे मैंने बताया था कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही वो चूज, वो बताता है कि बेस्ट मेथड चूज करना। अब बेस्ट मेथड कौन सा होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, विल गो फॉर मल्टीपल मेथड, जिसमें से जो बेस्ट मेथड होगा वो हम चूज करेंगे। सो मेथड स्टडी आप पहले से बता दो कि कौन से तरीके से काम होगा। टाइम स्टडी, कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, दिस स्टैंडर्डाइजेशन हैड टू बी सेट। उससे ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब देयर इज सम डिले इन टाइम। टाइम स्टडी होता है कितने टाइम, अच्छा एक लेबर कितने टाइम काम करेगा ये तो सेट होता है, कितने टाइम में एक टास्क कंप्लीट होगा ये भी सेट होना चाहिए। द लास्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडीज कितना आप ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स का मूवमेंट करते हो, लेबर का मूवमेंट करते हो। जितना कम ये मूवमेंट होगा उतना ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करेगा। मोशन स्टडी सिखाता है ये चीज कि ऑर्गेनाइजेशन में एक लेबर का कितना मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट जितना कम होगा, जो अपन ने भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में पढ़ा था, उतना लेबर के लिए आसान हो जाएगा टू वर्क इन अ फैक्ट्री सेटअप। तो ये सारे टेक्निक्स के साथ अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली चीजों का टाइम का लेवल कम होते होते एक कम कम टाइम में ज्यादा आउटपुट जनरेट हो, लेबर थकेगा भी नहीं। सो अल्टीमेटली मेंटल रिवोल्यूशन होगा। मेंटल रिवोल्यूशन इज वो मेंटल रिवोल्यूशन होता है, मेंटल रिवोल्यूशन ये सिखाता है कि यार सिर्फ लेबर ही काम नहीं करेगा। पहले होता था सिर्फ और सिर्फ लेबर ही काम करता, मेंटल रिवोल्यूशन ने सिखाया नहीं, लेबर के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी, मैनेजर्स को भी काम करना। मैनेजर्स का काम क्या है, यही डिसाइड करना कि यार कैसी चीजों को, टास्क को आसान करा जाए लेबर के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले लेबर से काम करवाया जाए, आसान हो डिफिकल्ट हो वो लेबर का प्रॉब्लम। सो मेंटल रिवोल्यूशन ने चेंज करवाया, ये समझाया कि सिर्फ लेबर नहीं वर्क कर सकता ऑर्गेनाइजेशन में, साथ में सारे एम्प्लॉयज को, सबको साथ में काम करना पड़ेगा। सो एवरीवन हैज टू वर्क ऑन अ डेली बेसिस। बैठ के सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब अब सिर्फ बैठना नहीं रह गया, ठीक है। द नेक्स्ट इज एक और बचा वो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज का मतलब होता है जिसने जितना काम करा उसको उसके हिसाब से वेजेस डिसाइड करना।
इससे ये एक प्रकार से नेगेटिव हो सकता है, पर ये बहुत हद तक पॉजिटिव। लेबर पॉजिटिव या मोटिवेटेड फील करता है कि अगर मैंने ज्यादा काम करा, सो व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर मी, आई गेट मोर वेजेस। सो देयर इज अ मिड वे कि आप एक बेसिक सैलरी प्लस डिफरेंशियल पीस वेज कर दो। डिफरेंशियल पीस वेज मतलब जितना काम है, डिफरेंशियल वेज जिसे बोलते हैं, जितना काम है उतनी सैलरी, उसके हिसाब से वेजेस को डिसाइड करा जाए। ज्यादा वेजेस आप एक्स्ट्रा काम कर दो, सो एवरीवन गेट्स मोटिवेशन कि ज्यादा काम करने से फायदा क्या हो। इससे मैनेजर से ज्यादा लेबर ये सोचता है कि ज्यादा काम कैसे हो, कम से कम टाइम में ज्यादा काम कैसे होना चाहिए। दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब वर्कमैन फोरमैन जिसे बोलते हैं, उसके दो वो बन चुके हैं फैक्ट्रीज के अंदर, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। फैक्ट्री मैनेजर फंक्शनल फोरमैनशिप के साथ जो हम चीजें पढ़ते हैं, सो दो है फैक्ट्री मैनेजर के अंदर, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसको मैंने अलग से लिख दिया है ताकि बहुत इजीली समझ में आ जाए। सो अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, वो चीजों को प्लान करेगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो एक्चुअली प्रोडक्शन करेगा। सो लोअर लेवल पे आके भी दो चीजें बढ़ जाती हैं, दो डिवीजन हो जाते हैं। प्लानिंग इंचार्ज में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स, कि कैसे कैसे काम करने हैं, पूरे इंस्ट्रक्शंस टाइप हो जाते हैं कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। आपके पास इंस्ट्रक्शन होंगे डेली बेसिस पे, यू गेट स्पेशलाइज। पता होगा पहले कि यार आज जाके पहले कंप्यूटर ऑन करना है, कंप्यूटर को इस तरीके से ऑन करना है, फिर ये टूल्स यूज करना है, तो सब कुछ सेट हो जाएगा। देन रूट क्लर्क टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, पहले क्या काम होगा, फिर क्या काम होगा, फिर क्या काम होगा। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टू प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा काम कितनी देर में होगा और कितने कॉस्ट में होना चाहिए। कॉस्ट बढ़ी, कंपनी का लॉस। एक कॉस्ट बढ़ी, पूरी कंपनी का मल्टीप्लायर इफेक्ट होकर लॉस हो जाता है। देन डिसिप्लिनेरियन टू इंश्योर द डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री सेटअप, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि लेबर मैनेजर्स को डिसिप्लिन में रखना बहुत आसान है। कम क्वांटिटी में होते हैं, अलग लेवल पे होते हैं, उनका काम बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फटीग स्टडी वाला काम है, तो इनको डिसिप्लिन में रखना इज अ टास्क, इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो डिसिप्लिनेरियन का यही काम होता है। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस का काम टू इंश्योर टाइमली एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ द जॉब, जो टाइम डिसाइड करा हुआ है टाइम पर्सन ने। द गैंग बॉस टू कीप द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर द ऑपरेशन, ताकि कॉस्ट भी कम आए, टाइम भी कम आए, वो गैंग बॉस कहलाता है। सारे टूल्स को डेली बेसिस पे आके सही जगह पे रख दो, ताकि उसी सीक्वेंस में काम हो जाएंगे, इजी हो जाएगा, मोशन स्टडी कम हो जाएगी, मोशन कम हो जाएगा। द नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस टू इंश्योर द वर्किंग कंडीशन ऑफ द मशीन एंड टूल, बार बार जिस चीज को रिपेयर करना है उस चीज को रिपेयर करके सही रखना मशीन्स को। लास्ट इंस्पेक्टर टू चेक द क्वालिटी, तो क्वालिटी चेक करने के लिए इंस्पेक्टर बना होता है। सो ये है वो पूरे साइंटिफिक प्रिंसिपल जिसकी वजह से एक कंपनी बहुत अच्छे से सरवाइव करती है। इन सब की केस स्टडी, वो केस स्टडीज में कॉमन केस स्टडीज आ गई थी, इन दोनों कॉमन केस स्टडीज में साइंटिफिक उसके सब की आ जाएगी। डिटेल केस स्टडीज हम लोग करेंगे अभी बाद में। I'll share the case studies with you, तुम्हारे पास सारी केस स्टडीज होंगी, डोंट वरी अबाउट द केस स्टडीज। केस स्टडीज आराम से सॉल्व करना, डाउट्स होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो इतना ही फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। चैप्टर टेक्निकली छोटा है, नंबर वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, पर क्योंकि टेक्निक्स है, साइंस है, थोड़ा बड़ा है, समझने में टाइम लगता है। सो रट लो, रटने का मैंने तुम्हें तरीका भी बता दिया है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली, थैंक यू। लोकेश मुले, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज, थैंक यू।